हेलो बच्चों। तो बच्चों, आपका आज हमारा 7th लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, है ना। तो अगर अब हम बात करें यार, तो हमने सारी चीजें देख ली। एक यूनिट सेल कितने टाइप का हो सकता है, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पोजीशनड होते हैं, एक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है, कितने स्पेस हमारे एम्प्टी होते हैं, और वॉइड कहां कहां जनरेट होता है ये भी हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, और डिटेल में हमें मेनली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में जानना है। हमने लास्ट क्लास में बेटा ये सारी चीजें तो हमने देख ही ली। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमरफस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितने तरह के सॉलिड होते हैं, कितने ब्रेवियस लैटिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल में एटम्स का पोजीशन, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी तक देख ली है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर जिन बच्चों की भी ये पहली क्लास होगी बेटा, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा यार कि डिटेल लेक्चर 1 बाय 1 सारी चीजें डलती जा रही हैं, तो एक एक लेक्चर देखें, हर चीजें क्लियर होती जाएंगी। और हर कुछ लेक्चर के बाद हम प्रॉब्लम सेशन भी रख रहे हैं। एक तो हम हर टॉपिक के बाद तो क्वेश्चन देख रहे हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि हम एक 3-4 लेक्चर के बाद एक प्रॉब्लम सेशन रखते हैं, जिसमें हम सारे पीछे के कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल करते हैं, जिससे हमारा जो प्रिपरेशन हो वो बिल्कुल परफेक्ट बनता चला जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यार। हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें देखी थी, मैं उसको एक बार रिकॉल कर लूं। तो यहां पे देखो बेटा, हमने क्या बताया था कि अगर हमारा वॉइड और एटम, यानी एटम के टच करने से जो वॉइड बनता है, उस वॉइड पे अगर हम किसी एटम को रखें तो वो एटम के रेडियस को हम R प्लस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरली वॉइड पे हम क्या करते हैं ना, वॉइड पे जनरली हम केटाइन को रखते हैं। मेरा क्या मतलब हुआ समझेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये चीजें बताई हुई हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लो 3 एटम के टच करने से ट्रायंगुलर वॉइड बना, तो मैंने बोला जो एटम आपस में टच कर रहे हैं, जिनके टच करने से वॉइड बन रहा, इनको हम जनरली अनायन यहां पे रखते हैं, इसलिए इसके रेडियस को हम कहेंगे R माइनस। इसके रेडियस को क्या कहेंगे? R माइनस। अब ये इनके टच करने से जो वॉइड क्रिएट हुआ, इस वॉइड पे अगर हम किसी एटम को रखें जो इन तीनों को टच करा, तो इसको यहां पे हम वॉइड पे जनरली केटाइन को रखते हैं, और केटाइन के रेडियस को हम कहते हैं R प्लस। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर जिस एटम के टच करने से वॉइड बन रहा, वो एटम हम जनरली वहां पे प्लेस किसको करते हैं? अनायन को। तो अनायन के रेडियस को हम R माइनस कहेंगे। अगर जो हमारे एटम के टच करने से जो वॉइड क्रिएट हो रहा, वहां पे हम किसी एटम को प्लेस करते हैं, तो वो जनरली हमारा केटायन होता है। वॉइड पे हम जनरली केटायन को प्लेस करते हैं, केटायन के रेडियस को हम R प्लस कहेंगे। तो आपको बताया जा रहा कि अगर हमारा ट्रायंगुलर वॉइड बनता है, ट्रायंगुलर वॉइड मतलब 3 एटम के टच करने से जो वॉइड बन रहा, ये ट्रायंगुलर वॉइड के केस में केटायन और अनायन का जो लिमिटिंग रेडियस होता है, लिमिटिंग रेडियस का मतलब ये रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.155, और ये रेडियस छोटा होना चाहिए किससे? 0.225 से ये रेशियो हमारा छोटा होना चाहिए। किस कंडीशन में? ट्रायंगुलर वॉइड के केस में। ये हमने देखा था। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है ये तो हमने देख ही लिया। और टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो केटायन और अनायन का होता है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 0.225, और इसकी वैल्यू 0.414 से कम होना चाहिए। तब हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगर हम एटम को प्लेस करते हैं तो वो स्टेबल रहेगा। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में ये रेडियस रेशियो क्या दिया गया है? तो केटायन, केटायन का मतलब जो वॉइड बन रहा, वॉइड बनने पे जो वॉइड बन रहा उस पे अगर हम केटायन को प्लेस करें, तो केटायन के रेडियस को हम R प्लस कह रहे हैं, और जो एटम आपस में टच करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा, उस एटम पे हम अनायन को रख रहे हैं। तो ये रेशियो हमारा मिनिमम वैल्यू 0.414 होना चाहिए इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये रेशियो हमारा 0.732 से छोटा होना चाहिए। सिमिलरली क्यूबिकल वॉइड के केस में ये रेडियस रेशियो 0.732, इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं।
एफसीसी और एससीपी के केस में केटायन और अनायन का जो रेडियस रेशियो होगा वो 1 होगा। ये सारी चीजें हम यहां पे देख चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा है यार, तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अलग अलग वॉइड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके अलावा हमें ध्यान देना है ट्रायंगुलर वॉइड में कितने एटम एक दूसरे को टच करते हैं, 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यूबिकल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और हमारा एफसीसी और एससीपी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी हमने बताया था बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। तो ट्रायंगुलर वॉइड अगर है तो ट्रायंगुलर वॉइड पे अगर हम किसी एटम को रखते हैं तो उस एटम को 3 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए हम उसको ट्रायंगुलर वॉइड कह रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में वॉइड के जो एटम होंगे उसको 4 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में जो वॉइड पे एटम होगा उसको 6 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सिमिलरली क्यूबिकल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब क्यूबिकल वॉइड पे जो एटम होगा उसको 8 एटम टच कर रहे होंगे। एफसीसी और एससीपी के केस में वॉइड पे जो एटम होगा उसको हम कितने एटम टच कर रहे हैं, 12, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 है। यानी एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हो गई लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसका यूज कैसे करना है ये हम आज की क्लास में हम लास्ट में क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में ये चीजों को देखेंगे। अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए और ये पॉइंट हमने अगली क्लास में भी आपको बताया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले हम NaCl स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कोई सॉलिड है AB जिसका NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, तो AB के स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको NaCl का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो NaCl जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है, इस आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसकी बात करें तो हमें सबसे पहले क्या क्या जानना है। NaCl में 2 आयन्स हैं, आयनिक सॉलिड में केटायन और अनायन होता है। तो NaCl में 2 आयन है, केटायन हमारा Na+ है और अनायन हमारा Cl- है। तो किसी भी यूनिट सेल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन क्या होगा, एटम का जो रेडियस है और यूनिट सेल का जो एज लेंथ है उसके बीच क्या रिलेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे हम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे भी NaCl के बारे में हमें ध्यान देना है कि Cl- क्या करता है बेटा, तो Cl- हमारा FCC फॉर्म कर रहा, Cl- अगर कह रहा Cl- इज फॉर्मिंग ए FCC यूनिट सेल, इसका मतलब क्या हुआ, NaCl के क्रिस्टल में Cl- हमारा कॉर्नर पे होता है और फेस सेंटर पे होता है। क्योंकि FCC यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, FCC यूनिट सेल का मतलब हुआ कि वो कॉर्नर पे होगा और फेस सेंटर पे होगा। तो अगर हमारा NaCl में Cl- FCC फॉर्म कर रहा, मतलब NaCl के क्रिस्टल में Cl- का पोजीशन कहां होता है, तो पोजीशन ऑफ Cl- होता है कॉर्नर एंड फेस सेंटर। अब आपको पता है FCC अगर Cl- फॉर्म कर रहा तो एक यूनिट सेल में Cl- कितना होगा, तो FCC अगर कोई भी एटम FCC फॉर्म कर रहा तो उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल हमने कैलकुलेट किया वो 4 होता है। यानी एक यूनिट सेल में Cl- के 4 एटम होंगे। चलिए अब यहां पे ध्यान देंगे, केटायन Na+ का पोजीशन कहां होगा, तो Na+ जो होगा वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होगा। Na+ कहां प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। आपको पता है FCC यूनिट सेल में आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, यानी NaCl के यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में 4 Na+ होगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो एक यूनिट सेल में हमारा 4 Cl- और 4 Na+ आया,
अगर हमारा क्रिस्टल कैसा हो, NaCl टाइप का क्रिस्टल होगा तो उसमें अनायन 4 होंगे, केटायन 4 होंगे, अनायन FCC फॉर्म कर रहा होगा, यानी सारे कॉर्नर और फेस सेंटर पे अनायन होंगे, और केटायन का जो पोजीशन होगा वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड पे होता है। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड का पोजीशन क्या होता है, वो भी हमने आपको बताया हुआ है, एज सेंटर और हमारा बॉडी सेंटर। एज सेंटर और बॉडी सेंटर, यानी Na+ केटायन कहां होगा, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। अब ध्यान दो, हर Na+ के चारों तरफ 6 Cl- होता है, और हर Cl- के चारों तरफ 6 Na+ होता है, इसलिए NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा 6:6 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं NaCl के क्रिस्टल से रिगार्डिंग ये सारा आपको कैलकुलेशन बताया गया है, बट मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अलग से आपको लिख करके दे देता हूं। जैसे अगर NaCl टाइप स्ट्रक्चर अगर कोई भी है, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में मैंने बोला क्या होगा, तो हमने बोला केटायन, पोजीशन ऑफ अनायन क्या होगा, तो अनायन, यानी कि यहां पे अनायन कौन है, Cl-, तो इसका पोजीशन कहां होगा बेटा, तो इसका पोजीशन होगा कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे होगा और कहां होगा, फेस सेंटर पे। अगर ये हमें इसका पोजीशन पता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ Cl- इन 1 यूनिट सेल कितना होगा, एक यूनिट सेल में Cl- कितने होंगे, तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, तो इसका पोजीशन 8 कॉर्नर पे है, और कहां है, और 6 फेस सेंटर पे है। तो आपको पता है Cl- 8 कॉर्नर पे है, और कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8। और ये भी हमने बताया था, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 क्यों होता है, क्योंकि कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। ये हमने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ये चीजें बताई हुई हैं। तो कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड है, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। अब चलिए, Cl- और कहां है, 6 फेस सेंटर पे। फेस सेंटर के जो एटम्स होते हैं वो 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। अगर एक एटम 2 यूनिट सेल से शेयर्ड है तो एक में उसका कितना हिस्सा होगा, हाफ होगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ Cl- एक यूनिट सेल में 4 होगा। अब चलिए, अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ केटायन की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ, हमने बोला कटायन, यानी NaCl के केस में कटायन कौन है, कटायन हमारा Na+ है। तो Na+ का पोजीशन कहां होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पे आप देख सकते हो Na केटायन जो होता है वो हमारा वो 4 इसका ऑक्टाहेड्रल वाइड पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब केटायन जो होता है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड पे प्रेजेंट होता है, और आपको पता है इसका ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां होता है, तो ये हमारा 12 एज सेंटर पे होता है। जितने एज सेंटर होते हैं वहां ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, और हमारा बॉडी सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। यानी केटायन का पोजीशन कहां होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड पे। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां होते हैं, एज सेंटर। एक क्यूब में 12 एज होते हैं, हर किनारे को हम एज कहते हैं। तो एक 4 ऊपर 4 नीचे और 4 आपका कॉलम, ऊपर और नीचे वाले फेस को जोड़ने वाला 4 कॉलम। तो 12 एजेस होते हैं एक क्यूब में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग लेक्चर में। तो 12 एज सेंटर पे होगा, एक बॉडी सेंटर पे। अब अगर मैं कहूं नंबर ऑफ Na+ इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना हमारा Na+ होगा, तो सिंपल है यार, 12 एज सेंटर पे Na+ है। एज सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं वो 4 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 का। ठीक है, और एक हमारा Na+ बॉडी सेंटर पे होगा। बॉडी सेंटर वाले एटम सिर्फ एक ही यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, तो उनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों, 1 होगा कि नहीं, देखो
1 हो जाएगा ना। तो ये हमारा बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, तो यहां से देखो 3 + 1 4 आया। तो एक यूनिट सेल में आप देख सकते हो 4 Cl- और 4 Na+ है। यानी अगर मैं कहूं नंबर ऑफ NaCl इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने NaCl होते हैं, तो 4 होगा। 4 Na+, 4 Cl- एक यूनिट सेल में, यानी NaCl कितना होगा एक यूनिट सेल में, तो 4 NaCl होंगे। इसके अलावा हमें NaCl के स्ट्रक्चर में और क्या बातें जाननी है, तो दूसरी बातें जाननी है हमें Na+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा, तो ये होगा हमारा 6:6। इसका मतलब क्या हुआ, तो Na+ का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो Na+ केटायन है, केटायन के चारों तरफ कौन होता है बेटा, आयनिक सॉलिड में केटायन के चारों तरफ अनायन होता है और अनायन के चारों तरफ कटायन होता है। यानी हर Na+ के चारों तरफ 6 Cl- होंगे और हर Cl- के चारों तरफ 6 Na+ होगा। इस बात का ये मतलब हुआ। ये हो गई बात NaCl की। इसके अलावा हमें NaCl में क्या ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, तो यहां पे ध्यान दो बेटा, आपके एटम्स जो होंगे वो कैसे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो NaCl के क्रिस्टल में अगर मैं बात करूं, तो हमें एक और एक्स्ट्रा बातें जाननी है, जिससे हम NaCl टाइप स्ट्रक्चर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बताया कि हमारा जो अनायन है वो कहां है, अनायन हमारा है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, और हमारा एप सेंटर पे, फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर ये हो गया, नीचे वाला ये हो गया, ऊपर वाला ये हो गया, राइट वाला ये हो गया, फ्रंट वाला ये हो गया, बैक वाला ये हो गया। तो ये 6 फेस सेंटर हुआ और 8 कॉर्नर हुआ, यहां Cl- होंगे। केटायन कहां होगा, तो मैंने बोला केटायन बेटा आपका एज सेंटर पे होगा। देखो आपके एक क्यूब में 12 एज है, एक क्यूब में कितने एज है यार, 12 एज है। तो आप देख सकते हो एक क्यूब में अगर 12 एज है, तो हर एज के सेंटर पे कौन होगा, हर एज के सेंटर पे हमारा आपका केटायन होगा। तो आप देख सकते हो 3, 6, 9, 12 है ना, और साथ में एक हमारा बॉडी सेंटर पे होगा। तो ये ध्यान देंगे, ये हमारा जो व्हाइट कलर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, केटायन यानी Na+ को, और जो हमारा हरा कलर है, ग्रीन कलर है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा, अनायन को। अब ये तो बातें हम जान गए, लेकिन रिलेशन कैसे बताएं एज लेंथ और केटायन और अनायन के रेडियस के बीच में, ये भी हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला अगर ये हमारा एज लेंथ ए है, तो आपको ध्यान में रखना है इस एज लेंथ के अलोंग 2 ग्रीन एटम है, 2 ग्रीन एटम है, और एक हमारा कौन है, एक हमारा है व्हाइट एटम। यानी आपका जो केटायन और अनायन है, बेसिकली यहां पे हमारा क्या था, अनायन, कॉर्नर पे क्या था, अनायन। तो ध्यान दीजिए ये हमारा अनायन होगा और व्हाइट कलर वाला केटायन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा R+ हुआ, ये हमारा R+ हुआ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अनायन है, अनायन के रेडियस को हम R- बोलेंगे, अनायन के रेडियस को हम R- बोलेंगे। तो अनायन Cl- है जिसके रेडियस को हम R- कह रहे हैं, केटायन हमारा केटायन हमारा Na+ है जिसके रेडियस को हम R+ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये एज लेंथ है, इसके अलोंग एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम क्या रिलेशन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है यार, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अगर NaCl टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसका यही कंडीशन होगा। इसमें हमने देखा R- प्लस R प्लस प्लस R प्लस प्लस R- इक्वल टू A, और यहां से हमारा आ गया रिलेशन 2 इंटू R प्लस प्लस R- इक्वल टू A। यानी कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर NaCl टाइप का है, तो केटायन और अनायन के रेडियस के सम का जो ट्वाइस होगा वो हमारा A के बराबर होगा। तो ये रिलेशन किसके लिए आया,
NaCl टाइप स्ट्रक्चर के लिए। तो इतनी बातें अगर आपके दिमाग में हैं, सारे पॉइंट्स कैसे हुए वो मैंने समझा दिया। अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो वो आपसे छूट नहीं सकता। मेनली हमारा क्या है, कहां पे एटम्स का पोजीशन होगा, उससे हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। साथ में हमें क्या करना है, ध्यान, कोऑर्डिनेशन नंबर और एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम आगे अगले स्ट्रक्चर पे बढ़ेंगे, है ना। ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, क्योंकि कभी भी कंपाउंड में आपको जानबूझ के बोल दिया जाता है कि एक कंपाउंड है जिसका सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो आपको सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसका क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है। वो नहीं पता तो हम नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बताओ। अब चलिए हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं यार, दूसरे स्ट्रक्चर को मैं समझाता हूं। अब हम आते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर पे। अगर किसी कंपाउंड का सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है तो आपको दिख रहा होगा यार, यहां पे हमारा जो अनायन है वो बेसिकली कॉर्नर पे है और केटायन हमारा बॉडी सेंटर पे है। तो ये फिगर से आपको चीजें दिख रही हैं। अब फिगर से चीजें दिख रही हैं तो मैं आपको यहां पे सिंपली समझा दूं कि अगर हमारा सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है तो आपको अनायन जो होगा वो हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और केटायन हमारा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। यानी हर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। मतलब हर केटायन सीजियम प्लस के चारों तरफ 8 Cl माइनस है और हर Cl माइनस के चारों तरफ 8 सीजियम प्लस यानी केटायन है ना। तो सीजियम क्लोराइड के लिए भी बात करें तो ये बहुत सिंपल है, जैसे मैंने NaCl को आपको समझाया ताकि आपको पूरा A to Z चीजें क्लियर हो मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरह से आप सीजियम क्लोराइड के बारे में भी आप कह सकते हो। सीजियम क्लोराइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं यार, तो हमें पता है सीजियम क्लोराइड के केस में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है। मतलब हर केटायन के चारों तरफ 8 अनायन होंगे, हर अनायन के चारों तरफ 8 कटायन होगा। इसमें अगर बात करें तो मैंने आपको बताया इसका मतलब यही है, each cesium plus ion is touching 8 Cl minus and each Cl minus is touching 8 cesium plus, जिसको हम BCC कहते हैं। अब एक यूनिट सेल में हम सीजियम प्लस आयन का अगर कैलकुलेशन की बात करें यार तो सीजियम प्लस हमें पता है बॉडी सेंटर पे है, एक बॉडी सेंटर होता है एक क्यूब में और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। यानी नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन एक यूनिट सेल में 1 होगा। Cl माइनस हमारा कॉर्नर पे है, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। यानी Cl माइनस भी एक यूनिट सेल में 1 होगा, एक सीजियम प्लस एटम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड कितना होगा तो एक ही होगा, एक सीजियम प्लस एक Cl माइनस। तो एक यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब बात करें हम रिलेशन की तो यहां पे देखो आपके एटम्स जो हैं वो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं तो यहां देखो ये हमारा R माइनस हुआ बेटा, ये हमारा R माइनस हुआ, ये हमारा R प्लस हुआ। यानी इस केस में आप क्या कह सकते हो, 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √3a। सीजियम क्लोराइड के केस में हम केटायन अनायन और एज लेंथ का बीच क्या रिलेशन रख सकते हैं, 2 R प्लस प्लस 2 R माइनस इक्वल टू क्या होगा, बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल हमारा क्या है, √3a, जो कि NaCl टाइप में एज के अलोंग टच कर रहा था, इसलिए 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस a के बराबर था। लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के केस में ये बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं और बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a। तो √3a की वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस इंटू R प्लस प्लस R माइनस के बराबर होगा, जिसमें हमें ध्यान रखना है हर अनायन जो होगा वो कॉर्नर पे होगा। यानी Cl माइनस का पोजीशन कहां है बेटा, Cl माइनस हमारा कॉर्नर पे है, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर।
अगर हम सीजीएम प्लस की बात करें तो ये कहां है, एक बॉडी सेंटर पे, तो इसका भी नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता है कि 8:8 है, मतलब हर केटायन के चारों तरफ 8 अनायन है और हर अनायन के चारों तरफ हमारे 8 केटायन होंगे। तो सीजियम क्लोराइड के मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। CaF2 का जो स्ट्रक्चर होता है इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कोई भी कंपाउंड का अगर फ्लोराइड स्ट्रक्चर दिया गया है तो इसका मतलब वो CaF2 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। अब CaF2 का स्ट्रक्चर क्या हुआ, CaF2 के केस में आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यहां पे हमारा ये FCC तो स्ट्रक्चर है ही है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहां पे हमारा जो अनायन होगा, पोजीशन ऑफ अनायन, वो आपको यहां पे दिया भी गया है बेटा। पोजीशन ऑफ अनायन जो होगा वो हमारा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8। अगर मैं पोजीशन ऑफ केटायन की बात करूं, यानी Ca2 प्लस की बात करूं, तो Ca2 प्लस जो होगा वो हमारा FCC फॉर्म कर रहा। तो आपको पता है इस बेसिस पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अनायन इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में हमारे कितने अनायन होंगे यार, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो हमारा क्यूब के अंदर होता है, इस क्यूब के अंदर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। अगर हम नंबर ऑफ केटायन की बात करें एक यूनिट सेल में, तो आपको पता है अगर कोई एटम FCC फॉर्म कर रहा बेटा तो उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 यूनिट सेल में कितना होता है, 4। तो 4 Ca2 प्लस है, 8 Cl माइनस है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ CaF2 कितना होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ CaF2 इन 1 यूनिट सेल हमारा कितना होगा, ये हमारा 4 होगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड पे हमारा कौन है, केटायन, अनायन हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, तो आपको पता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि हमारा इसका CaF2 का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो की बात करें Ca2 प्लस और F माइनस का, तो ये रेशियो हमारा 8:4 होगा। मतलब हर फ्लोरीन के चारों तरफ 8 Ca2 प्लस होगा और हर Ca2 प्लस के चारों तरफ, उल्टा मैंने लिख दिया, 4:8 होगा। मतलब आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा सिंस देयर आर 2 टेट्राहेड्रल होल्स फॉर ईच Ca2 प्लस देयर वुड बी पर Ca2 माइनस और दिस इज टू दिस। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सिंपल लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन ज्यादा है, डबल है, फ्लोरीन डबल है मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। उल्टा मैंने शुरू में सही लिखा था यार, 8:4। अब यहां देखो हर कैल्शियम आयन के, एक कैल्शियम आयन के चारों तरफ हमारा 8 F माइनस है और हर F माइनस के चारों तरफ 4 Ca2 प्लस है। यही मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशियो का। कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो मैंने 8:4 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, हर केटायन के चारों तरफ 8 अनायन है और हर अनायन के चारों तरफ 4 केटायन है, ये मतलब हुआ। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है फ्लोराइड स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी हमारा जो केटायन यहां पे FCC फॉर्म कर रहा है और अनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में उल्टा होगा, केटायन हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा और अनायन जो होगा वो FCC फॉर्म कर रहा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उल्टा हो जाएगा केटायन और अनायन का, केटायन और अनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया। बाकी तो आपको पता है सब कुछ सेम रह जाएगा। तो अगला हमारा यहां पे देखो आपको सब कुछ बताया गया है, इस Ca2 प्लस इज सराउंडेड बाई 8 F माइनस एंड इच F माइनस हैज 4 Ca2 प्लस अराउंड इट, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 होगा। बाकी सारे कैलकुलेशन बताए गए हैं यार कि हमारा कैसे Ca2 प्लस 4 हुआ, क्योंकि Ca2 प्लस केटायन FCC फॉर्म कर रहा, FCC में 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस सेंटर होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा, हाफ। कितनी बार बता चुका हूं यार, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8,
फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4। ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब हम आते हैं एंटी फ्लोराइड। आपको बताया पहले ही रिवर्स ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के एग्जांपल तो दिए गए हैं, इसमें सब कुछ उल्टा होगा। पोजीशन ऑफ केटायन जो होगा वो हमारा होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे। अगर आपसे कहा जाए पोजीशन ऑफ अनायन क्या होगा, तो अनायन का जो पोजीशन होगा, अनायन फॉर्म्स एफसीसी, ये हमारा एफसीसी फॉर्म करेंगे यार। तो आपको पता है अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ केटायन कितना होगा एक यूनिट सेल में, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। यहां पे एक यूनिट सेल में केटायन हमारा 8 होगा, और इस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनायन इन 1 यूनिट सेल कितना होगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि एफसीसी के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल 4 होता है। कैसे, तो 8 कॉर्नर के वजह से 1 एटम और 6 फेस सेंटर के वजह से 3 एटम। तो एफसीसी अगर कोई फॉर्म कर रहा तो 4 होंगे। इस केस में अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन और अनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, केटायन और अनायन का अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो ये हमारा क्या होगा, अब यहां पे उल्टा हो रहा, यहां पे उल्टा हो रहा ना। हर केटायन के चारों तरफ 4 अनायन है और हर अनायन के चारों तरफ 8 केटायन है। यहां उल्टा था, 8:4 था केटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे 4:8 होगा। मतलब हर केटायन के चारों तरफ 8 अनायन होगा और हर अनायन के चारों तरफ 4 केटायन होंगे। हर केटायन के चारों तरफ क्या होगा, हर केटायन के चारों तरफ 4 अनायन होंगे। केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब हर केटायन के चारों तरफ 4 अनायन होगा और हर अनायन के चारों तरफ 8 केटायन होगा। अगर मैं कह रहा हूं केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब क्या हुआ, हर केटायन के चारों तरफ 4 अनायन होंगे। और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मैं 8 कह रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, हर अनायन के चारों तरफ 8 केटायन होंगे। अगर केटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो मैं 8:4 लिख रहा हूं, मतलब केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मैं 8 कह रहा हूं, इसका क्या मतलब, हर केटायन के चारों तरफ 8 अनायन होंगे। और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, मतलब हर अनायन के चारों तरफ 4 केटायन होंगे। तो यही सब बातें हैं, ये सब 4 टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि केटायन कहां है अनायन कहां है, वो डायरेक्ट कह देगा कि कंपाउंड है जिसका NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है अगर आपको NaCl का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं यार, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सॉलिड A+B- हैज ए सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो NaCl है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl टाइप का है, ठीक है। If the anion has a radius of 250 picometer, what should be the radius of the cation? अब कह रहा NaCl जो होता है हमारा, वो आपको पता है इसमें क्या होता है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था ना, क्या होता है, केटायन कहां होता है बेटा, पोजीशन ऑफ कटायन कहां होता है, ये बताओ, पोजीशन ऑफ कटायन क्या होता है, कटायन का पोजीशन जो होता है वो हमारा 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, वहां पे केटायन हमारा प्रेजेंट होता है। यानी पोजीशन ऑफ कटायन बेसिकली क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। केटायन कहां पोजीशन होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, एट ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां होता है, तो वो होता है हमारा 12 एज सेंटर पे एंड 1 बॉडी सेंटर पे, ठीक है। ये केटायन का पोजीशन होता है। अब चूंकि केटायन ऑक्टाहेड्रल वाइड पे प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि फॉर ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताया गया है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, यानी R+ बाई R- का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है,
0.414। यानी इस कंडीशन से अगर हम देखें तो आर केटायन का लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा, 0.4114 टाइम्स रेडियस ऑफ अनायन। और अनायन का रेडियस हम देख सकते हैं, अनायन का रेडियस कितना है, 250 पिकोमीटर। तो यहां से आप देखो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 103.5 पिकोमीटर। तो कटायन का रेडियस क्या होना चाहिए, तो कटायन का रेडियस होना चाहिए 103.5 पिकोमीटर। ये कैसे पता चला, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में केटायन को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड पे रखते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो पता है। तो आप कह रहे थे ना सर लिमिटिंग रेडियस रेशियो का हम यूज कैसे करें, तो देखो ऐसे यूज करेंगे। केटायन ऑक्टाहेड्रल वाइड पे है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो का कंडीशन पता है, वहां से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब कह रहा कैन ए केटायन C+ having a radius of 180 picometer be slipped into the tetrahedral site of the crystal। अब यहां पे देखो कहा जा रहा कि क्या कोई केटायन को हम टेट्राहेड्रल वाइड पे स्लिप कर सकते हैं अगर उसका रेडियस 180 पिकोमीटर है। तो सबसे पहले आप बताओ, फॉर टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड के केस में हमें पता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रेडियस रेशियो यानी केटायन का रेशियो बाई अनायन का रेशियो क्या होना चाहिए, 0.225 होना चाहिए टेट्राहेड्रल के वॉइड के केस में। यानी केटायन का लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा, 0.225 टाइम्स R माइनस, यहां देखो 0.225 टाइम्स 250। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ केटायन जो होगा वो हमारा आ जाएगा 6.25 पिकोमीटर। यानी अगर हमें टेट्राहेड्रल वाइड पे किसी केटायन को डालना है, अगर हमें टेट्राहेड्रल वाइड पे किसी केटायन को डालना है तो उसका लिमिटिंग रेडियस कितना होना चाहिए, 56.25 पिकोमीटर कम से कम। और आपको पता है, और जो रेडियस केटायन का दिया गया वो 180 पिकोमीटर है, जो इससे ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड के केस में केटायन का रेडियस मिनिमम होना चाहिए 56.25 और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिमिटिंग रेडियस रेशियो से कम होना चाहिए। यानी उसका केटायन का रेडियस इससे कम और इससे ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है ना टेट्राहेड्रल वाइड के केस में रेडियस रेशियो जो होता है वो हमारा 0.225 के बराबर या इससे बड़ा और 0.414 से छोटा होता है। तो 0.414 को कंडीशन माने तो हमारा रेडियस कितना था, 103। तो यानी केटायन का रेडियस 103.5 पिकोमीटर से कम और 56.25 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जो रेडियस है वो इस रेशियो से भी ज्यादा हो गया। यानी हम टेट्राहेड्रल वाइड पे हम केटायन, ऐसा केटायन जिसका रेडियस 180 पिकोमीटर हो उसको प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमें टेट्राहेड्रल वाइड पे बेटा, अगर हमें टेट्राहेड्रल वाइड पे किसी एटम को प्लेस करना है तो उसका रेडियस रेशियो 0.414 से छोटा और 0.225 से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, 0.414 से छोटा होना चाहिए। यानी R प्लस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो होगा हमारा 0.225 टाइम्स R माइनस, जो कि हमारा आया 56.25 पिकोमीटर। अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को देखें तो R प्लस यानी हमारा जो R प्लस है उसका मैक्सिमम वैल्यू टेट्राहेड्रल, ये हमारा कंडीशन किसके लिए था, ये कंडीशन टेट्राहेड्रल वाइड के लिए था, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 103.5 पिकोमीटर। यानी अगर हमें टेट्राहेड्रल वाइड पे किसी एटम को प्लेस करना है जिस केस में अनायन का रेडियस हमें गिवन था, R माइनस हमारा 250 पिकोमीटर है, तो अनायन का रेडियस अगर 250 पिकोमीटर है और अगर हमें केटायन को टेट्राहेड्रल वाइड पे रखना है तो उसका मिनिमम रेडियस 56.25 और मैक्सिमम वैल्यू 103.5 होना चाहिए। लेकिन जिस केटायन को टेट्राहेड्रल वाइड पे प्लेस करने की वो बात कर रहा उसका रेडियस 180 है, जो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा,
इसलिए दूसरे का ऑप्शन हम डायरेक्ट कहेंगे नो, वी कांट प्लेस, हम नहीं प्लेस कर सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द एज लेंथ ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज 500 पिकोमीटर इफ द रेडियस ऑफ द केटायन इज दिस। अब देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, यानी ये हमारा NaCl टाइप का स्ट्रक्चर कह रहा। अब NaCl टाइप स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि क्या होता है यार, 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस जो होता है वो हमारा एज लेंथ के बराबर होता है। अब ये कंडीशन नहीं जानोगे, ये चीज मैंने यहां पे बताई हुई है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर में मैंने ये कंडीशन बताई हुई है कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर यानी हमारा FCC फॉर्म ऑफ आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो उस कंडीशन में केटायन अनायन के रेडियस और एज लेंथ के बीच ये रिलेशन होता है। अब इसमें देखो सारी चीजें आपको पता है, केटायन का रेडियस 110, अनायन का रेडियस हमें निकालना है, एज लेंथ हमें 508 दिया गया है। तो यहां से देखो 110 प्लस R माइनस जो होगा वो हमारा 254 के बराबर होगा, और यहां से R माइनस जो होगा वो हमारा 144 पिकोमीटर हो जाएगा। तो 144 पिकोमीटर आ जाएगा। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर जो ये रेडियस रेशियो दिया गया है क्या वो सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो वो भी चेक कर सकते हो। FCC में आपको पता है केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में R प्लस और R माइनस का वैल्यू जो होता है वो 0.732 से छोटा और 0.414 के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लो, R प्लस R माइनस क्या होगा, 144 बाई सॉरी केटायन 110 है, ठीक है, 110 बाई 144 कैलकुलेट करके देख लो, 0. तो इसी के अराउंड आ रहा, जो भी आ रहा ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस बीच में लाई करेगा यार, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 390 पिकोमीटर इफ द साइज ऑफ क्लोराइड। अब देखो बॉडी सेंटर्ड बोल दिया, जैसे बॉडी सेंटर्ड बोला तो बॉडी सेंटर्ड के केस में भी मैंने रिलेशन बताया था यार कि बॉडी सेंटर्ड अगर आयनिक क्रिस्टल है तो 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस जो होगा वो हमारा √3a के बराबर होगा। तो 2 केटायन का देख लेंगे, क्लोराइड आयन अनायन का रेडियस दिया गया, केटायन का पूछा जा रहा, तो 180 इक्वल टू √3 का वैल्यू 1.732, a का वैल्यू 390। तो यहां से देखो R प्लस प्लस 180 जो होगा वो हमारा 1.732 और 390 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 195, यानी यहां से हमारा केटायन का रेडियस जो है 1.732 इंटू 195 माइनस 180 के बराबर आ जाएगा। चलिए ये वैल्यू आ रहा, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, तो 195 को हम अगर लगभग लगभग 200 मान ले तो 200 मानेंगे तो ये हमारा 340 आएगा, लगभग 340। तो 340 माइनस 180 158, ये कैलकुलेट कर लेंगे यार, ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से जो आ रहा 173 है ना, और 346, तो 346.4 में हमें कुछ 8 से माइनस करना है, 8.6, तो ये हमारा कुछ 338 के अराउंड आ रहा, 338 माइनस 180 जो है 158 के अराउंड आएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये हमारा आंसर लगभग जो होगा वो 158 आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, सीजियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सीजियम क्लोराइड के केस में आपको पता है 2 इंटू केटायन का रेडियस प्लस अनायन का रेडियस जो होता है वो √3a के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको अनायन का रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, केटायन का रेडियस बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान है, कब, जब हमें पता हो कि बॉडी सेंटर के केस में केटायन अनायन एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है, कहां पे केटायन प्लेस्ड होता है, कहां पे अनायन प्लेस्ड होता है, एक यूनिट सेल में कितने केटायन होंगे,
एक यूनिट सेल में कितने अनायन होंगे, एक यूनिट सेल में कितना फॉर्मूला यूनिट होगा, ये सारा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। बस हमें सारी चीजें, बेसिक सी बातें सब पता हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए सॉलिड हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर if the distance of nearest approach between two atoms is 1.732 एंगस्ट्रम, the age length of the unit cell। अब सबसे पहले ध्यान दो, अगर हमारा कोई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो आपको पता है एटम्स कहां होते हैं यार, कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर वाले एटम के बीच तो डिस्टेंस कितना होता है, ए, और एक हमारा बॉडी सेंटर होता है। तो यही हमारा नियरेस्ट अप्रोच होता है। ये हमारा एटम, ये जो कॉर्नर वाला जो एटम है और ये हमारा बॉडी सेंटर वाला एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यही हमारा डिस्टेंस होगा नियरेस्ट अप्रोच का। तो नियरेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा √3a/2। कॉर्नर बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस √3 है और उसके हाफ डिस्टेंस पे है बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2। बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है बेटा √3a, है ना। अब कॉर्नर से हाफ, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग हाफ डिस्टेंस पे है हमारा बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना हुआ, √3a/2। यही हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। मतलब इसके सबसे क्लोज एटम जो है वो हमारा बॉडी सेंटर पे है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉर्नर वाला जो एटम है वो हमारा ए लेंथ पे है। अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूं तो ये √3a से है, तो ये ज्यादा है। और ये बॉडी सेंटर वाला जो लेंथ है वो ए से छोटा है। तो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारा कौन है, √3a/2। और ये वैल्यू हमें 1.73 एंगस्ट्रम दिया गया है। अब देखो √3 को हम 1.73 मान लें तो a/2 इक्वल टू 1.73 एंगस्ट्रम। तो यहां से देख सकते हो a इक्वल टू आ गया 2 एंगस्ट्रम। 2 एंगस्ट्रम को हम क्या लिख सकते हैं, 200 पिकोमीटर। तो एज लेंथ जो होगा सेल का वो पिकोमीटर होगा। क्यों पिकोमीटर में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑप्शन जो थे वो पिकोमीटर में दिया गया था। और यही रीजन है कि हमने एज लेंथ की जो वैल्यू आई उसको हमने क्या किया, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी बेटा, कैसे क्वेश्चन को, रेडियस रेशियो को कैसे यूज करते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखा है उसका यूज कैसे होना है, ये सारी चीजें हम देखते जा रहे हैं ताकि आपके लिए चीजें क्या होती जाए, डे बाय डे आसान होती जाए। और अच्छी बात है, एक और चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरप्राइज की बात करना चाहता हूं। देखो बेटा, सरप्राइज मतलब मेरा वो मतलब नहीं है जो आपको लगता हो कि हाँ सरप्राइज के नाम पे लोग बैच बेच रहे हैं और वगैरह वगैरह। देखो यार, सरप्राइज क्या है मेरा, सिंपल कि हम बहुत ही जल्द एक टेस्ट सीरीज, जैसे मान लो सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट होगा, हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो होगा वो टेस्ट रखेंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और टेस्ट के बाद हम उसका डिस्कशन भी करेंगे ताकि हम हर एक चैप्टर से क्या चीजें सीख रहे हैं और क्या वो छूट पा रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता नहीं, मैं 100% श्योर हूं बेटा कि जो बच्चे, जो मैं चीजें बता रहा हूं, जिस तरह से हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, सबको अगर आप फॉलो थ्रू लोगे ना तो आप 100% आपका जेईई में सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। तो चीजों को हम धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा आप अपने जोश में आते जाएं, कंटिन्यूटी बनाते रहें, डेली बेसिस पे पढ़ाई करें। डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, हर बार की तरह मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों को बेटा नोट्स चाहिए वो बच्चे स्कोर प्लस के ऐप पे जाकर नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार कहते हो ना सर कुछ नोट्स कहां से मिलेगा, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाकर यार स्कोर प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। मतलब टेस्ट, नोट्स, डीपीपी, एवरीथिंग आपको मिलता चला जाएगा। और उसके आने वाले समय में सिर्फ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ये होगा सर नोट्स तो कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम उन चीजों को कैसे यूज करना है, डिस्कशन, वो सारी चीजें भी हम कराएंगे जो कि आपके लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालेगा। कि जो हमने पढ़ा उसको सोचेंगे कैसे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको टेस्ट में कैसे हम यूज करेंगे।
टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा जो एक कंप्लीट पैकेज है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो इसका फायदा उठाएं, दोस्तों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर एटॉमिक रेट। बहुत सिंपल है यार, बॉडी सेंटर अगर लिथियम बना रहा है यार, तो आपको पता है बॉडी सेंटर के केस में हमने बताया था 4r जो होगा वो √3a के बराबर होगा। बॉडी सेंटर में एटम्स बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं, यहां पे कोई केटायन और अनायन तो है नहीं, दोनों सेम ही एटम है। तो 2 इंटू आर प्लस आर माइनस के जगह अगर r प्लस इक्वल टू आर माइनस कर दे तो 2r होगा, 2r इंटू आर, सॉरी 2r इंटू 2। जैसे बॉडी अगर केटायन अनायन होता तो हम ऐसा लिखते हैं ना यार, ऐसा लिखते कि नहीं लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं। यहां पे केटायन अनायन दोनों सेम है, तो ये हमारा हो गया 2r, 2r इंटू 2 4r हो गया। तो ये बस है और तो कुछ है नहीं। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4। बस सॉल्व कर लो यार, 1.732 इंटू 351/4। चलिए यहां से अगर मैं रेडियस ऑफ लिथियम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.41333 इंटू 351, ठीक है, पिकोमीटर। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 से करूं तो 129, 130 और 152 आ जाएगा। रेडियस ऑफ लिथियम जो होगा वो हमारा 152 पिकोमीटर आ जाएगा। यानी आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल क्या होगा, डी हो जाएगा। आंसर जो होगा वो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा सिंपली डी हो जाएगा। अब चलिए आगे के कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। आज मैं बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट जब एक ही दिन पढ़ते हैं ना तो मिक्स मैच हो जाता है। तो अच्छा है हम इस कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, है ना। अब यहां पे देखो यार, बहुत सिंपल कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप पॉइंट डिफेक्ट को तो समझोगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट, तो हम इसको तो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट क्या होता है, तो अगर कोई हमारा क्रिस्टल लैटिस है, आयनिक सॉलिड है, उसका कोई क्रिस्टल है, उसके क्रिस्टल के अरेंजमेंट में अगर हम कुछ भी चेंज कर देते हैं ना, तो उस चेंज को हम कहते हैं इम्परफेक्शन। यानी परफेक्शन को आपने चेंज कर दिया तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहोगे सर चेंज कैसे होगा, ये तो आपने बता दिया कि अगर हमारा कोई भी प्योर क्रिस्टल लैटिस है उसमें कुछ भी चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे डिफेक्ट। अब डिफेक्ट को आप समझाओ सर कैसे, डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे आपको पता है ये हमारा प्योर NaCl का यूनिट सेल है, प्योर NaCl क्रिस्टल है सपोज, ठीक है। अब ये हमारा जो प्योर, यानी प्योर का मतलब मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे हम प्योर से ज्यादा बेटर होगा हम परफेक्ट लिखें। ये हमारा परफेक्ट NaCl क्रिस्टल है, ठीक है। परफेक्ट NaCl क्रिस्टल में आपको पता है अनायन जो होता है वो हमारा कहां होता है, तो अनायन हमारा कॉर्नर पे होता है और हमारा फेस सेंटर पे होता है। तो अनायन जो होंगे वो हमारा कॉर्नर पे होगा और हमारा फेस सेंटर पे होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो केटायन कहां होगा, तो केटायन हमें पता है केटायन जो होगा वो हमारा कहां होगा, एज सेंटर पे होंगे केटायन। केटायन कहां होगा यार, तो केटायन जो होगा वो हमारा एज सेंटर पे होगा और हमारा बॉडी सेंटर पे होगा। तो चलिए ये हमारा क्या है, बेसिकली केटायन Na+। और अगर मैं व्हाइट कलर की बात करूं तो व्हाइट कलर हमारा क्या है, ये है हमारा अनायन NaCl-, ठीक है। ये परफेक्ट क्रिस्टल हुआ। अब इसके क्रिस्टल में मैंने कुछ चेंजेस कर दिया। चेंजेस लाइक कैसा, यहां पे देखो, मान लो चेंज कैसा कर दिया, तो कुछ भी चेंज कर दिया यार, मान लो कुछ भी चेंज कर दिया। कुछ भी चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मान लो Cl- जो था वो 8 कॉर्नर पे था, अब मैंने इसको 7 ही कॉर्नर पे लगाया, तो देखो क्या परफेक्ट क्रिस्टल से इसमें कुछ चेंज आया कि नहीं आया। बाकी सब मैंने सेम रहने दिया, बाकी मैंने सब सेम रहने दिया, बस मैंने क्या किया,
मैंने बस ये किया कि यहां पे मान लो मैंने बस ये किया यार कि हमने एक कॉर्नर से Cl- को हटा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दिया। Na+ के पोजीशन में भी चेंज नहीं किया, चलो उसमें भी चेंज नहीं करते हैं, बस मैंने एक Cl- का पोजीशन चेंज कर दिया। तो आप देखो क्या परफेक्ट क्रिस्टल में कुछ चेंजेस आया? तो ये हमारा इम्परफेक्ट NaCl क्रिस्टल होगा। क्यों? तो परफेक्ट NaCl क्रिस्टल में अगर एनी चेंजेस करेंगे, परफेक्ट NaCl क्रिस्टल में अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमें इम्परफेक्ट NaCl क्रिस्टल मिलेगा, जिसको हम कहेंगे डिफेक्ट इन NaCl क्रिस्टल। यानी NaCl के क्रिस्टल में क्या आ गया? NaCl के क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। तो NaCl के क्रिस्टल में डिफेक्ट आने का मतलब क्या हुआ? तो NaCl के क्रिस्टल में डिफेक्ट आने का सिंपल मतलब हुआ कि NaCl का जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। तो कुछ भी अगर चेंज होगा, केटायन अनायन के पोजीशन में चेंज हो गया, या मान लो यहां पे केटायन, मान लो Cl- हम हटाते नहीं, Na+ को हटा देते हैं, या फिर सब रहने देते हैं, एक एक्स्ट्रा Na+ ला देते हैं, एक एक्स्ट्रा Cl- ला देते हैं। तो इस परफेक्ट क्रिस्टल से कुछ भी अलग होगा तो उसको हम इम्परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे। और इम्परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब हुआ कि ओरिजिनल क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट का मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम का मतलब सिंपल कि हमारा जो ओरिजिनल क्रिस्टल था उसमें चेंजेस आया, मतलब उसका मतलब यही हुआ कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। तो अगर मैं कहता हूं डिफेक्ट, तो डिफेक्ट का मतलब होता है एनी चेंजेस इन परफेक्ट क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट। डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ? तो अगर हमारा परफेक्ट क्रिस्टल में कुछ भी चेंजेस होता है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफेक्ट जो होता है वो कितने तरह का हो सकता है? तो डिफेक्ट बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफेक्ट हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को बेटा हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफेक्ट आता है, पर्टिकुलर पोजीशन का मतलब एक पॉइंट पे डिफेक्ट आया, तो अगर किसी पॉइंट में कुछ चेंजेस आता है, अगर सिर्फ किसी एक पॉइंट पे चेंजेस आता है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अगर पूरा का पूरा किसी लाइन में डिफेक्ट आता है, मान लो ये पूरा लाइन में डिफेक्ट आ गया, तो दिस इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज आता है तो दिस इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन में डिफेक्ट आ रहा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में पूरा का पूरा लाइन में कोई चेंजेस आ गया तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और किसी पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्लेन में अगर कुछ चेंजेस आता है तो उसको हम प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। यानी डिफेक्ट 3 तरह के हो सकते हैं। या तो हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डिफेक्ट आ सकता है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हम कुछ चेंजेस कर दें, अगर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंजेस करते हैं तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन में चेंजेस आता है तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन में चेंजेस आता है तो उसको हम प्लेन डिफेक्ट कहेंगे। तो डिफेक्ट का मतलब सिंपल, कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है उसमें हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो दिस इज नोन एज डिफेक्ट। अगर हमारा चेंजेस सिर्फ किसी पर्टिकुलर पोजीशन में होगा तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। अगर हमारा चेंजेस किसी पर्टिकुलर लाइन में होगा तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। और अगर हमारा चेंजेस किसी पर्टिकुलर प्लेन में होगा तो उसको हम प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। तो ये डिफेक्ट हुआ और 3 तरह के डिफेक्ट हमने समझ गए। लेकिन हमें यह जानना है कि हमें सिलेबस में डिटेल क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। हमें क्या पढ़ना है बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज आने से जो क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा सिर्फ उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ही हुआ किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज आ रहा, कोई लाइन में डिफेक्ट नहीं आ रहा, कोई प्लेन में डिफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पोजीशन में चेंजेस आ रहा, तो उसी को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट बेटा, मैं इन सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
हमने डिफेक्ट का एक आइडिया दिया और हमने ये भी देखा कि सिर्फ हमें पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा स्टाइक्योमेट्रिक, इंप्यूरिटी और नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट का क्या मतलब है। अब आपको पता है यार, आयनिक क्रिस्टल में केटायन होंगे, अनायन होंगे। अगर हमारा केटायन और अनायन के रेशियो में, केटायन का और अनायन के नंबर के रेशियो में अगर कोई चेंज नहीं होता, अगर ये रेशियो में, अगर इस रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो केटायन और अनायन के नंबर के रेशियो पे डिपेंड करता है। आयनिक क्रिस्टल जैसे मान लो NaCl फॉर्मूला है, तो ये NaCl क्यों है? क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 Na+ होता है, 4 Cl- होता है, तो दोनों का रेशियो क्या हुआ? 1:1, तो इसलिए इसका फॉर्मूला NaCl हुआ। तो एक आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड किस पे करता है? केटायन और अनायन के रेशियो पे। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहेंगे? ऐसा डिफेक्ट जिसमें केटायन और अनायन के रेशियो में कोई चेंज ना आए। तो अगर इसके रेशियो में चेंज नहीं आएगा तो आपको ध्यान देना है कि इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला जो होगा आयनिक कंपाउंड का वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला केटायन और अनायन के नंबर के रेशियो पे डिपेंड करता है, और अगर उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा डिफेक्ट जिससे केटायन और अनायन के रेशियो में कोई चेंज ना आए, तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, और ऐसे ही डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट उल्टा होगा। ऐसा डिफेक्ट को हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे जिसमें हमारा केटायन और अनायन का जो नंबर का रेशियो होगा ये आपका चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा? चेंज। तो केटायन और अनायन का जब रेशियो चेंज होगा तो फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा? फॉर्मूला भी हमारा चेंज कर जाएगा। अगर हमारा केटायन और अनायन का रेशियो अगर हमारा सेम रहेगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा, और अगर ये रेशियो चेंज होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके वजह से आपका फॉर्मूला चेंज हो जाए, फॉर्मूला चेंज होने का मतलब केटायन और अनायन का नंबर का रेशियो का चेंज होना, ऐसे डिफेक्ट को हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें केटायन और अनायन के रेशियो, नंबर का जो रेशियो उसमें कोई चेंज ना हो, जिससे फॉर्मूला चेंज ना हो, ऐसे डिफेक्ट को हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो ये दो डिफेक्ट हमने समझा, इसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में, इसके नीचे वाले ब्रांच जो है ना वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अब हम तीसरा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? तो अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम किसी अदर सब्सटेंस को एंट्री कराते हैं तो इसको हम इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल में ना हम स्ट्रोंशियम आयन को एंट्री दे दें NaCl के क्रिस्टल में, तो इससे जो क्या हुआ, उसमें इंप्यूरिटी आ गया। क्यों? क्योंकि कंपाउंड क्रिस्टल जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना था उसके अलावा कोई दूसरा पार्टिकल की एंट्री हो गई, इससे हमारा क्रिस्टल इंप्योर हो गया, और ऐसे डिफेक्ट को हम इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो तीन तरह के पॉइंट डिफेक्ट हमें पढ़ना है। वन इज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? आपका केटायन और अनायन के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, और रेशियो चेंज नहीं होगा तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में केटायन और अनायन के नंबर का जो रेशियो होगा उसमें चेंजेस आएगा, और रेशियो चेंज होगा तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। ऐसे डिफेक्ट को हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। और तीसरा डिफेक्ट हमारा होगा इंप्यूरिटी डिफेक्ट। और इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्या होगा? तो अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कोई न्यू सब्सटेंस की एंट्री होती है तो उससे हमारा क्रिस्टल इंप्योर हो जाता है, और ऐसे डिफेक्ट को हम इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहेंगे। तो अगली क्लास में हम इसके नीचे, यानी स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट, बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट होते हैं, वो हम ये सारे जो नीचे वाले ब्रांच हैं इसके बारे में हम डिटेल अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं यार। अब बेसिक कुछ बातें बची हैं वो हम अगली क्लास में करके, और फिर 1 या 2 क्वेश्चन सेशन होगा, उसके बाद हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा एंड बाय बाय, बाय बाय।